Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements about PVTGs in India is are correct? अब PVTG उस टाइम न्यूज़ में था जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो पर हम देख लेते हैं कैसे करेंगे. PVTG रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. अच्छा देखो, अब इसमें ना 4 ऑप्शन है, कोई एक गलत है इसमें, तो हमको बस वो एक आइडेंटिफाई करना है कौन सा गलत है. तो हम फटाफट चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं. अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ये तो सही है, येस इट इज़ अ क्राइटेरिया. तीसरा क्या है, देयर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार. अब ये गलत है क्योंकि ये 95 नहीं 75 है, ठीक है, 78 या 75 है, ऐसा कुछ नंबर है, बट 95 नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया गलत. जैसे ही आप ये गलत करोगे तो आपका आंसर आ गया सी, ठीक है. इस टाइप से आप कितने हैं देख लेते हैं. 75 है, सॉरी 75 PVTGs है ना, 75 PVTGs हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है. और जब न्यूज़ में आया था तो काफ़ी न्यूज़ में था, तो मतलब वहाँ से आप देख सकते थे, ठीक है. With the reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in the ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which of one of the following. अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैंने बोला था ना बड़े क्वेश्चन हमेशा सही सरल होते हैं. अब आर्टिकल 142 कोई इतना पॉपुलर आर्टिकल नहीं है, पहली बात, ठीक है. बट जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है ठीक से, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप आखिरी पॉइंट देखना, उसमें लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट के वो वाले पावर्स आते हैं जो आर्टिकल 142, आर्टिकल 32, आर्टिकल 142, आर्टिकल 146 में मेंशन्ड है. वो सारे जो फीचर्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है. तो हमको ये तो पता चल गया कि आर्टिकल 140 जो है 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर मेंशन्ड है आर्टिकल 142 में, ठीक है. इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है. अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं. द डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. पता नहीं. दूसरा क्या ऑप्शन बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल है 142, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है. इन द इवेंट ऑफ द ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल ऑफ फ्रॉम द कैबिनेट. अब ऐसा तो कुछ है नहीं. एक मिनट, कहाँ चला गया, अरे इतना पीछे क्या चला गया, सॉरी जस्ट अ मिनट. हाँ ये है ना, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऐसा तो कुछ है नहीं. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड ऐसा कोई आर्टिकल होता तो हमको पता होता आर्टिकल 142 है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा नहीं. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर. ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर भाई बना सकते हैं लॉ, ऐसा क्या. स्टेट लेस में जो लॉ हैं वो, इसमें थोड़ी यूनियन लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए, वो बना सकते हैं खुद ही से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. तो ए और बी हुआ. अब ए और बी में एप्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये बी ऑप्शन होगा, है ना. और एक्चुअली इस आर्टिकल में क्या बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जस्टिस इंश्योर करने के लिए कोई भी पैन इंडिया लॉ पास कर सकता है जो कि बाइंडिंग होगा. समझ में आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है आर्टिकल 142 में. तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया. अब आप पढ़ लेना आराम से आर्टिकल 142 क्या बोलता है, ठीक है. बट बेसिक मोटे बताने का क्या था कि अगर इतना भी पता है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है अच्छे से, उसमें आखिरी पॉइंट आपने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है ये आर्टिकल, तो आप आराम से बी मार सकते हो उसका आंसर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 53 विद द रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एलए ऑफ द स्टेट, विच ऑन द फॉलोइंग कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. सही है. जैसे प्रेसिडेंट सेशन देता है, जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देता है, वैसे गवर्नर स्टेट के लिए देता है. गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो बहुत ही एनर्जी वाली है ना. जो प्रेसिडेंट सेंटर में काम करता है वही गवर्नर स्टेट में काम करता है ना. तो ये सही है. दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. ऐसा हो सकता है क्या, गलत है ये. क्यों नहीं हो सकता ऐसा. मान लो स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रूल नहीं है, तो वो लोकसभा का रूल फॉलो करेगा. ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई स्टेट
जो है वो अपने डिमांड्स के हिसाब से, अपने स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से लॉ बनाता है। और लोकसभा तो सबका देख के लॉ सबका बनाता है ना, इंडिया के हिसाब से बनाता है वो, ठीक है। स्टेट्स के हो सकता है कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो, स्टेट्स के हो सकता है कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, तो वो अपना अपने हिसाब से लॉ बनाएगा। बट जो लोकसभा है वो इस पर्टिकुलर स्टेट का व्यू रख के थोड़ी बनाएगा लॉ, वो तो पैन इंडिया चीज़ बनाएगा ना। तो ऐसा थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो, बट एक्चुअली हाँ इसका आंसर ये है कि इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें अपना ये स्पीकर बनाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है वो रूल्स बनाता है, रूल्स उसी के अंडर आते हैं, रूल्स ऑफ द हाउस स्पीकर के अंडर आता है ना, तो वो रूल बनाता है। लोकसभा का कोई रूल फॉलो नहीं होता उस चीज़ में, ठीक है। बट अगर वो चीज़ नहीं भी मालूम है तो इस टाइप से लॉजिक लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। ये हो गया ए, पढ़ लेना आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बट अगर मान लो नहीं मालूम होता तो कैसे करते। अब कोई कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का करप्शन के अगेंस्ट, हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर। अच्छा, कोई स्मगलिंग हो रही है माइग्रेंट्स की फ्रॉम लैंड सी एंड एयर, ठीक है, चलो ठीक है देखते हैं। यूएनसीएसी, यही ऊपर वाला, इज़ द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। पता नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, नाम ही नहीं सुना तो कैसे बताएंगे फर्स्ट है। तीसरा देखते हैं। द हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, एक और कन्वेंशन आ गया। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is the inclusion of the specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they have been taken illicitly। अब देखो, दो कन्वेंशन की बात की गई है, एक तो है कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और एक है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। अब ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, दो नेशंस के बीच में अगर कुछ इलीगली चीज़ हो रही है। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर, मतलब माइग्रेंट्स को हम एक नेशन से दूसरे नेशन में जाके इलीगली स्मगल कर रहे हैं। तो ये तो एक क्राइम है ना, ये करप्शन थोड़ी है, ये तो एक क्राइम है। और ये क्राइम किस में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, क्योंकि ये अक्रॉस द नेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंशनड है इसमें प्रोटोकॉल, ये किसका पार्ट होना चाहिए, ये इसका पार्ट होना चाहिए, ना कि उसका पार्ट होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे भी बहुत बार प्ले करता है कि आपके ऑप्शन ना इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कन्वेंशन ये वाला है ना, कन्वेंशन ये है, इसमें जो फीचर है ना वो दूसरे कन्वेंशन का होगा और वो दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा। तो ऐसे भी आप अपना माइंड जो है वो वाइड रखना इस चीज़ में कि इंटरलिंकिंग भी हो सकता है ऑप्शंस का, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये वाला, इससे आप रिलेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, कि स्मगलिंग जो है पहली बात तो वो इलीगल है, वो एक क्राइम है। और माइग्रेंट्स का इंटरनेशनल अगर ट्रांसनेशनल स्मगलिंग हो रहा है तो वो इसमें आएगा, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा, ना कि इसमें आएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत, पहला ऑप्शन मैं गलत कर देता हूँ, ए गया और डी गया, ठीक है। अब ए और डी अगर चला गया तो हमको पता है कि बी और सी में 2 और 4 तो सही है, हमको बस थर्ड स्टेटमेंट में फोकस करना है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, यही जो है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम वाला जो है, इसमें एक चैप्टर है जिसमें आप एसेट्स को रिटर्न करोगे, जो राइटफुल ओनर्स हैं, ठीक है, उसको आप रिटर्न करोगे, ठीक है, whom they have been taken illicitly, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि भाई कुछ अच्छा करने की बात हो रही है, क्राइम को हटा के आप जो आपने जो भी एसेट्स किसी के सीज कर लिए हैं उसको आप वापस करोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सही होनी चाहिए स्टेटमेंट, है ना। तो क्या हो गया आंसर हमारा, बी हो गया, 2, 3 एंड 4 करेक्ट। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला इसमें हमने क्या सीखा है, इसमें कि एक जो ऑप्शंस हैं उनका इंटरलिंकिंग भी हो सकता है, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है कि क्या पता दूसरे ऑप्शन का आंसर तीसरे ऑप्शन में दिया हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा। 55 देखते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट, ओके। दूसरा क्या है, एज पर अभी उस टाइम रिसेंट अमेंडमेंट आया था तो करंट अफेयर पे क्वेश्चन है, ठीक है, पर हम देख लेते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ड्वेलर्स एक्ट जो है, जो अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स फॉरेस्ट एक्ट है, बैम्बू इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस बैम्बू तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका ट्रेडिंग होता है ना। ये लोग जो ड्वेलर्स होते हैं ये कलेक्ट करके बैम्बू बेचते हैं, है ना, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो है, तो ये एलिमिनेट हो गया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर जो एक्ट, यही सेम जो एक्ट है ना, अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये भी सही है, ओनरशिप होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास, तो 2 और 3 सही है। अच्छा, अब हमने एक और ऑप्शन चला गया। अब 1 आपको पता होना चाहिए, 1 क्या है,
एज पर रिसेंट अमेंडमेंट, जो उस समय अमेंडमेंट आया था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। एक्चुअली देखो इसमें प्ले कहाँ किया इन्होंने, इस पर प्ले किया, फॉरेस्ट एरियाज़। ये अमेंडमेंट आया था तो उसमें ना नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में अलाउ किया था कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ नहीं है वहाँ जो बैम्बू है उसको आप गिरा सकते हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरियाज़ में नहीं है वो, ये स्टेटमेंट है गलत। बट आप अगर ये जल्दी जल्दी में पढ़ोगे ना तो आप सही मार दोगे, क्योंकि उसी समय अमेंडमेंट आया था और उसी समय ऐसा अमेंडमेंट आया था कि ये डॉलर्स को अलाउड है। तो आप बस इतना पढ़ते कि हाँ अलाउड है, और ये पढ़ते ही नहीं फॉरेस्ट एरिया पे है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में है, तो आप गलत कर देते। तो ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन 56। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी अ पर्सनस चॉइस, पर्सनस ऑफ वन चॉइस। मतलब राइट टू मैरी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है ये बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या डील करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें राइट टू मैरी तो नहीं आता, राइट टू मैरी तो एक लाइफ डिसीजन है ना, तो राइट टू लाइफ टाइप में आएगा ये। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस में आता है, आर्टिकल 21 में, है ना। तो क्या हो गया आंसर इसका, आर्टिकल 21। 25 रिलीजन से डील करता है, 29 एजुकेशनल एंड माइनॉरिटी राइट से डील करता है, तो इन सब में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो राइट टू मैरी फेयरली सिंपल है, आर्टिकल 21 में हो गया है ना। आगे बढ़ता है 57 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इन इंडिया देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, ये तो गलत है। इंडिया में तो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड। टू अगर गलत करें, इंटेलेक्चुअल एपलेट बोर्ड हर चीज़ का इंडिया में, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसल कैसे होगा, अगर कोई फ्रॉड कर देता है तो रिट्रेसल कैसे होगा, तो एपलेट बोर्ड तो होगा ही, ठीक है। तो टू गलत हो गया। अब थर्ड सही है, हमको बस वन बताना है, वन सही है कि नहीं। तो देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना, किसी सीड को क्रिएट करने के बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट को पेटेंट करा सकते हो, कोई प्रोसेस को पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। प्रोडक्ट को पेटेंट करा सकते हो, हमेशा प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, कोई प्रोसेस का पेटेंट नहीं होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का तो स्पेशली नहीं होता है। उसमें आपका क्या रोल है, पेटेंट किस लिए मिलता है, पेटेंट मिलता है कोई इनोवेशन के लिए, आपने कुछ नया इनोवेशन किया हो उस चीज़ में, है ना, तो पेटेंट मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपने सीड बना दिया तो वो तो बायोलॉजिकली हो रहा है ना, आप क्या कर रहे हो उसमें, आपने कुछ इनोवेट थोड़ी किया, आपने बस एक्सीडेंटली वो डिस्कवर कर लिया, तो उसको पेटेंट थोड़ी करा दोगे, पेटेंट नहीं मिलेगा उसका, है ना। तो पहला हो जाता है गलत। तो पहला हो गया अगर मेरा गलत और सेकंड भी गलत है, तो ये गया ये गया ये गया, तो क्या हो गया सी, ठीक है। 59 देखते हैं, एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को हमको मैनेज करना है, तो कैसे करेंगे, पहला देखते हैं। वेस्ट जनरेटर हैज़ टू बी सेग्रीगेट, हैज़ टू, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, ही हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। ऐसा है क्या, दो ही कैटेगरी अभी तक सुनी है, गीला कचरा और सूखा कचरा, यही दो कैटेगरी हैं। तीसरा ई वेस्ट आने वाला है बट अभी वो आया नहीं है ना, तो अभी दो ही कैटेगरी हैं, 5 तो नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। फिर से ओनली आ गया, है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, जनरली गलत होगा। और वैसे भी आप सोच सकते हो कि भाई सिर्फ कचरा क्या सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ में जनरेट होता है, गांव में जनरेट नहीं होता, गांव में भी तो जनरेट होता है, वहाँ पे भी तो मैनेज करना होगा। और कोई अगर रूल बन रहे हैं तो वो तो ऑल इंडिया बनेगा ना, ऐसा थोड़ी अर्बन टाउन के लिए बन रहा है और नोटिफाइड टाउन्स के लिए बन रहा है, बाकी गाँव के लिए नहीं बन रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखें, द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर द एग्जैक्ट रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। अब क्या बोल रहा है, इन रूल्स के अंदर जो भी साइट्स हैं जो प्रोसेस करेंगी इस वेस्ट को, वो आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेट है, जनरली सही होनी चाहिए, है ना। चौथा देख लेते हैं, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये तो सरासर गलत हो गई। मान लो भाई एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट जनरेट हुआ है और उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी कहीं और है, तो क्या वेस्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, वे यहाँ से यहाँ तो आप ले जाओगे ना उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये तो गलत हो गया कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो गया आंसर अपना, सी हो गया, ठीक है। लॉजिक से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए एक्ट है, वो गवर्नमेंट को क्या एम्पावर करता है, पहला पहला पढ़ते हैं।
स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉल्व। अब देखो, एक और चीज़ मैं बना देता हूँ, कोई भी जो गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा एक्ट होता है ना, आजकल जो भी मैंने पिछले उसमें भी बताया था, पिछले जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने बताया था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, आजकल गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस में लाना। मतलब गवर्नमेंट जो पीपल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। तो जितनी भी इनफैक्ट नीति आयोग का भी इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ कि भाई पहले जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप बॉटम अप्रोच ऑफर करी थी कि भाई दिल्ली में बैठ के आप किसी भी एरिया का डिसीजन ले रहे थे विदाउट गोइंग ऑन द फील्ड। बट नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग का बॉटम अप अप्रोच है। तो जितनी भी अभी स्कीम्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं सबका जो फोकस रहता है, जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं सबका फोकस बॉटम अप अप्रोच रहता है कि भाई पार्टिसिपेशन लाओ लोगों का, ठीक है। तो जनरली जितने भी ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली चीज़ें होती हैं वो जनरली सही होती हैं, ठीक है, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन येस होना चाहिए। स्टेट जगह रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट है इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का है, येस बिल्कुल है। एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप दिल्ली में बैठ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। जहाँ पे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। यही तो होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, JFM में क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, यही होता है लोकल लोगों को हम लोग इंडिविजुअल सिस्टम लाते हैं और उनकी हेल्प से हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई सही। दूसरा क्या है, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से डील करा तो पॉल्यूशन का तो उसमें कुछ होगा ही, राइट। तो दोनों चीज़ सही हो गई, तो सी हो गया, है ना। जेनरिक स्टेटमेंट है दोनों, सही हो गए। 60 पे आते हैं। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। अब 2018 में अमेंडमेंट आया था तो 2019 में क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या बोल रहा है, मान लो आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब भी हम ये क्वेश्चन को सही करेंगे। कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पे कोई है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पे कोई रूल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, चलो पढ़ते हैं। इफ़ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। क्या बोल रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अभी कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप मान लो किसी कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया है ना, तो वो आपको तब तक नहीं हटा सकती जब आपसे वो रेजिग्नेशन ले ले, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई आपको जब मैंने एम्प्लॉय किया तो मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि मैं आपको 1 साल के लिए एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाएगा, मेरे को कोई टर्मिनेशन लेटर आपको इशू नहीं करना पड़ेगा, है ना, कोई चीज़ कुछ भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप टर्मिनेट हो जाओगे, ठीक है। यही यही होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हो गया तो फर्म्स के लिए ईजियर हो जाएगा ले ऑफ करना, ठीक है। फर्म्स के लिए ईजियर हो जाएगा उनको निकालना, क्योंकि उनको कुछ रूल्स फॉलो ही नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी चीज़ें, समझ में आ रहा है। तो येस ईजियर हो जाएगा। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्प्रेरी वर्कमैन। येस, अगर टेम्प्रेरी काम के लिए आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसमें कोई आपको टर्मिनेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये भी चीज़ सही है। तो लॉजिक से सॉल्व हो गया ये, है ना, पता नहीं था तब भी सॉल्व हो गया, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ, ये भी न्यूज़ में था उस टाइम, ये लीड बैंक स्कीम के अंदर आता है। लीड बैंक स्कीम क्या करती है कि भाई जो रिमोट कॉर्नर्स हैं हमारे, वहाँ पे बैंकिंग प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये स्कीम आई थी। तो उसमें एक अप्रोच था सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है। तो वो इससे डील करता है लीड बैंक स्कीम से, ठीक है। 63 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़। और दूसरा क्या बोला है, ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सारी जितना लोन आ रहा है इंडिया में, जितना एक्सटर्नल डेट आ रहा है वो सारा US डॉलर्स में। ऐसा है क्या, हम सिर्फ US से ही लोन लेते हैं क्या, हम बाकी जापान IMF इन सब से लोन नहीं लेते हैं क्या, लेते हैं, राइट। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, टू गलत हो गया। पहला क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो क्या ऐसा है, ऐसा है। इकॉनमी जब पढ़ते हो तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोवर्स। उसमें क्या होता है, हमने अपने इकॉनमी के लेक्चर में बताया हुआ है, जाके देखिए एक बार। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था उसमें कि मान लो ऐसे 6 एप्पल्स हैं, ठीक है, इसको आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अगर इन दोनों में अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो अगर मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा एप्पल्स दे दूंगा तो मेरे प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनके लिए कम बचेगा। अब अगर यही एप्पल मनी के टर्म्स में, मान लो ये मनी है, ठीक है, तो अगर मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी दूंगा, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी रेस करेगी, क्योंकि इकॉनमी में पैसा तो फिक्स्ड है, राइट। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी रेस करेगी तो प्राइवेट कॉरपोरेशंस के लिए कम बचेगा पैसा।
तो उनके लिए इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम प्राइवेट क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोवर्स, और ये इंडिया में हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द डेट जो है वो इंटरनली लेती है, ठीक है। और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना क्योंकि वो सिक्योर होते हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है तो लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही थी कि गवर्नमेंट अभी तक इंटरनल डेट ले रही है, मतलब इंटरनल ले रही है, एक्सटर्नल बहुत कम है। तभी तो निर्मला सीतारमन ने बोला कि अब हम एक्सपैंड करेंगे अपना जो लोन लेने वाला क्राइटेरिया है, हम उसको एक्सपैंड करेंगे और हम बाहर से ज़्यादा लोन लेंगे। यही बोला गया बजट में, पिछले बजट में, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडिया, जिसमें क्या बोला है, इंडिया इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़, ये सही है। सॉरी, ये गलत है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा है, यहाँ इंटरनल डेट की बात करता तो सही होता। एक्सटर्नल डेट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट कॉर्पोरेशन लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इंटरनली नहीं मिल पाता है लोन, समझ में आ रहा है। तो ये भी हो जाता है गलत, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, दोनों गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं 62 क्या बोल रहा है, विद द रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स के रिस्पेक्ट में बात की गई है, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहा है, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल। यस, सैंड बहुत ही पॉपुलर माइनर मिनरल है, अभी 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, माइनर मेजर मिनरल्स पे, ठीक है। और उसमें बहुत ही आर्बरप्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो उनको भी आप एक बार एनालाइज कर लेना क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता कि माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं, मेजर कौन कौन से हैं, ठीक है। नॉर्मल पता रहता है सैंड वगैरह है माइनर मिनरल, ये पता रहता है, बाकी वो जो उन्होंने बेंटोइट और ये सब पूछा था ये सब कोई नहीं पढ़ता। तो एक बार उनको इस बार आप जाके पढ़ लेना। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू यस, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, हमको पता है। माइनर मिनरल पे लॉज कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है वो। तो क्या है दूसरा ऑप्शन, क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज ऑफ माइनर मिनरल्स, येस, बट द पावर्स रिगार्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द माइनर मिनरल्स लाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, रूल्स भी कौन बनाता है, रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है माइनर मिनरल्स के लिए। तो सेकंड गलत हो जाता है, सेकंड गलत कर देते हैं हम लोग, सेकंड गलत कर देते हैं। तो थर्ड तो सही है ही और पहला भी सही है ना, तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। समझ में आ रहा है, एसेट्स पूछ रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट भी हमने अपने इकोनॉमी के लेक्चर में पढ़ाया है, तो वहाँ आप जाके पढ़िए, ठीक है। एसेट्स कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। अब इसमें क्या पूछा है, नॉट इंक्लूडेड। अगेन जो एसेट नहीं है हमको वो बताना है, ठीक है। एडवांसेस जो आप देते हो वो क्या है, वो एसेट है आपका, क्योंकि वो आपको वापस मिलेगा पैसा, आपका ओनरशिप है उस पर। एसेट क्या होता है, जिसका आपके पास ओनरशिप है और आप उसको वापस मांग सकते हो, वो आपके पास वापस आएगा, दैट इज़ एन एसेट। और वो आपको वेल्थ जनरेट करने में वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करता है। तो जो भी एडवांसेस आप देते हो उस पर आप इंटरेस्ट कमाते हो, तो वो वेल्थ जनरेट करने का एक क्राइटेरिया है, तो वो एसेट है। डिपॉजिट्स, जो आपके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, जो मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट दिया, वो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको वो वापस करना है ना, वो उसको वापस करना है, मेरा पैसा है, मेरी ओनरशिप है, बैंक की ओनरशिप नहीं है इस डिपॉजिट पे, ठीक है। तो ये उसको वापस करना है, तो ये डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट एक लाइबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नॉट पूछा है ना, नॉट इज एन एसेट, तो लाइबिलिटी कौन है, डिपॉजिट है, तो ये एसेट नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 65 पे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, ठीक है। करेंसी क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। करेंसी क्राइसिस क्या होता है, क्या मतलब है करेंसी क्राइसिस का। मान लो अभी $1 70 है, ठीक है, $1 70। अब यही अगर $1, ठीक है, मान लो ₹200 हो जाता है, खूब ज़्यादा डेप्रीशिएट हो जाता है रुपी, तो उसको हम बोलेंगे कि करेंसी का क्राइसिस आ गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि वैल्यू कम हो गया रुपए का, वैल्यू डिटीरियोरेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड करेंसी क्राइसिस। तो हमको क्या करना है, इस एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है, ठीक है, ये हमारा मोटिव है, अगर हमको करेंसी क्राइसिस नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज़ IT सेक्टर। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग करेंसी क्राइसिस। मतलब हमको इसको रिड्यूस करना है, पहले अगर $1 $200 था तो उसको हमको स्टेबलाइज करना है, $70 करना है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, अगर हमको ये एक्सचेंज रेट स्टेबल करना है तो डॉलर जितना है इकोनॉमी में और जितना रुपए है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी प्रोसेस से इकोनॉमी में डॉलर आएगा, ठीक है, वो प्रोसेस रिस्क को रिड्यूस करेगा, करेंसी क्राइसिस को, ठीक है। क्योंकि डॉलर अगर इकोनॉमी में ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा और रुपए अप्रिशिएट होगा, रुपए डिप्रिशिएट कभी नहीं होगा, है ना। अगर डॉलर्स का सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में तो डॉलर्स का ऑलरेडी डिमांड कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर डॉलर्स कम है ना। तो डॉलर्स बेसिकली इकोनॉमी, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इकोनॉमी में डॉलर इन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल हो जाएगा तब, ठीक है।
तो जो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स हैं आईटी सेक्टर की, उसमें क्या हो रहा है, इंडिया में डॉलर आ रहा है ना, इंडिया में डॉलर आ रहा है, यही हमको चाहिए, तो ये चीज़ सही है ना, इससे करेंसी क्राइसिस रिड्यूस होगा। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है तो क्या होता है, इकोनॉमी में रुपीज़ का जो रुपीज़ का सप्लाई है वो बढ़ जाता है। हमको रुपीज़ का सप्लाई तो कम करना है ना, हमको बढ़ाना थोड़ी है, ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, 200 $1 $200 ऑलरेडी है। अगर हम और रुपए दे देंगे तो डिमांड तो एकदम मतलब रुपए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, जो चीज़ बहुत ही अबंडेंस में होती है उसका क्या होता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर हम रुपए और ज़्यादा इंजेक्ट करेंगे इकोनॉमी में तो रुपये का वैल्यू और डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अबंडेंस में होगा, वो समझ में आ रहा है, और डॉलर कम होगा, ठीक है, तो इससे करेंसी क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड गलत कर देते हैं। थर्ड देखते हैं, रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडियाज अब्रॉड। जो रेमिटेंसेज आते हैं इंडिया के, जो दुबई से बाहर डॉलर आता है इंडिया में, वो हेल्प करेगा, येस वो हेल्प करेगा, क्योंकि अगर बाहर से डॉलर इंडिया इकोनॉमी में आ रहा है तो स्टेबलाइज होगा। तो 3 भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।